हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम जो कि इग्नू ले रहा है उसके सेक्शन बी जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वी विल डिस्कस अबाउट सो मेनी थ्योरी and about so many thinkers, their philosophy and their statements, which is very important for the exam purpose. So let's start with the topic principle of organization. Principle of organization जो टॉपिक है उसमें बहुत सारे हम लोग थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इसमें पहला जो है वो है F.W. टेलर। F.W. टेलर के बारे में हम देखते हैं कि F.W. टेलर जो है इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो कि जिनको ऑल्सो कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे अपने जो भी स्टेटमेंट्स दिए विच इज कंप्लीटली लिंक्ड विद द साइंटिफिक थ्योरी, साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक लॉजिक। उन्होंने अपना जो रिसर्च कंप्लीट किया था इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, कहाँ से? यूएसए से उन्होंने अपना जो रिसर्च कंप्लीट किया था इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। उन्होंने उनका जो एक प्रिंसिपल था जिन पे वो बिलीव करते थे वो है पेस्ट मैनेजमेंट इज ए ट्रू साइंस। पेस्ट मैनेजमेंट इन ए ट्रू साइंस इन द सेंस दैट कोई भी मैनेजमेंट हो, चाहे वो इंडस्ट्री को मैनेजमेंट करने की बात हो, चाहे वो कंपनी को मैनेजमेंट करने की बात हो, या फिर चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट करने की बात हो, उसके पीछे व्हाट इज इन्वॉल्व, ट्रू साइंस इज इन्वॉल्व। उसके पीछे हर मैनेजमेंट के पीछे एक साइंस इन्वॉल्व होता है, दैट इज ट्रू साइंस, बिकॉज फॉर मैनेजमेंट साइंस इज वेरी नेसेसरी। व्हाट इज साइंस? साइंस इज नथिंग बट अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज that is applicable to all kinds of human activities, not only management, in all kind of human activities also true science is required। ट्रेलर का जो इन्होंने अपनी थ्योरी दिया था वो इतना फेमस हो चुका था, इतना ज़्यादा उनके बारे में ये पता चल गया था कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने उनके इस थ्योरी को इनकलकेट किया अपने अपने कंट्रीज में। And that's why he is also known as the father of scientific management. F.W. Taylor also called the father of scientific management. Direct question can come, who is called the father of scientific management? F.W. Taylor। आंख बंद करके लगा दीजिएगा दोस्तों, F.W. Taylor, father of scientific management। नेक्स्ट है फ्रेडरिक टेलर। जो फ्रेडरिक टेलर था उन्होंने एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की कोशिश की जो कि एक यूनिफाइड वे में हो। यूनिफाइड इन द सेंस कि वो सबका एक निचोड़ हो, एक ही सिस्टम जो कि उनके सारे मैनेजमेंट के लिए काम आ जाए, जो कि है साइंस ऑफ मैनेजमेंट। तो उन्होंने अपने इस साइंस ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी को बताने के लिए डिफरेंट पेपर पब्लिश किए, जो कि उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दैट इज फर्स्ट वन इज अ पीस रेट सिस्टम। इन्होंने ये पेपर पब्लिश किया था 1845 में, और ये जो पेपर था वो बेसिकली इट डील्स विद द वेज पेमेंट इन द सेंस सैलरी, हाउ मच salary have to pay to the workers on the basis of their work। तो इसके बारे में इन्होंने अपने पेपर में लिखा था, एंड इन विच पेपर? अ पीस रेट सिस्टम। इन्होंने ये पब्लिश किया था 1841। डेट इज ऑल्सो, दैट ईयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, द नेम ऑफ द पेपर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड फॉर विच पर्पज, दैट व्हाट इज द मेन what you can say crux, what is the main crux of that paper, that's also you have to remember। एंड नेक्स्ट पेपर उन्होंने पब्लिश किया था शॉप मैनेजमेंट के बारे में उन्होंने बताया था इन द 1903 में उन्होंने शॉप मैनेजमेंट के बारे में बताया, उन्होंने पेपर पब्लिश किया था। देन अगेन ही published one more paper, the art of cutting metals उन्होंने 1906 में पब्लिश किया था। then the most important paper of his life, that the principle of scientific management, उन्होंने 1911 में पब्लिश किया था। दोस्तों ये सारे के सारे जो पेपर हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। यू हैव टू रिमेंबर द ईयर व्हेन ही पब्लिश्ड दिस पेपर एंड द नेम ऑफ द पेपर। Then defects of management.
एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे, वो मैनेजमेंट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब उन्होंने देखा, ऑर्गेनाइजेशन को का वर्क देखा, मैं कंपनीज़ का वर्क देखा, इंडस्ट्रीज़ का वर्क देखा, तो उसमें उन्हें बहुत सारी कमियां दिखाई दी, बहुत सारी कमियां दिखाई दी। तो उन कमियों को उन्होंने एक सिरे से बताया कि क्या-क्या कमियाँ हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। ऑन दैट आल्सो ही डिस्कस। तो उन्होंने बताया कि इन मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट हैड नो क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्कर्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज़्यादातर जो मैनेजमेंट होते हैं उसमें उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनकी मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So this should have the management to know that what is the responsibility of what is the actual clear cut responsibility. Clear cut, they know the responsibility but they don't have clear cut. Like suppose if someone will do something wrong, what we have to do and how we can correct them, उसके बारे में क्लियर कट इंफॉर्मेशन, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। एंड सेकंड वन इज लैक ऑफ इफेक्टिव स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क। लैक ऑफ इफेक्टिव स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क कि जो एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है हर वर्क के लिए, जो स्टैंडर्डाइजेशन था वो उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती थी मैनेजमेंट में। रेस्ट्रिक्टेड, थर्ड वन इज रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट बिकॉज ऑफ नेचुरल सोल्डरिंग। रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, ज़्यादातर जो उनके जो आउटपुट थे, जो भी उनका जो गोल जो उनको मिलता था, जैसे भी वर्कर्स के थ्रू जो उनको आउटपुट मिलता था वो रेस्ट्रिक्टेड मैनर में होते थे। तो इसमें भी ये भी एक प्रकार का डिफेक्ट था according to F.W. Taylor. Then the next is failure of management to design job properly. ज़्यादातर जो मैनेजमेंट थे वो जॉब को डिज़ाइन करने के लिए, जॉब को डिज़ाइन करने के लिए फेल थे। फेल थे वो क्यों फेल थे? क्योंकि देयर इज़ नो प्रॉपर like incentives for those worker, those who are really doing their work in a proper manner. And if you will not incentivize the people who are working, definitely some kind of frustration will come and the output will decrease. And नेक्स्ट वन इज मोस्ट डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट वर अनसाइंटिफिक। ज़्यादातर जो डिसीजन लेते थे मैनेजमेंट वाले वो अनसाइंटिफिक होते थे, रेंडमली वो ले लेते थे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बट उनका प्री प्लान नहीं होता था। इफ सपोज इफ सच काइंड ऑफ कंडीशन विल कम इन फ्यूचर, व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशनरी मेजर्स और व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स दे विल टेक, उनके ऐसा कुछ भी डिफाइंड नहीं होता था इन मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट। इसीलिए वो अनसाइंटिफिक डिसीजन लेते थे जो कि आउटपुट को डिक्रीज करने में बहुत ही मेन कारण होता था। देन लैक ऑफ प्रॉपर स्टडीज, लैक ऑफ प्रॉपर स्टडीज अबाउट द डिवीजन ऑफ वर्क अमॉन्ग डिपार्टमेंट्स। जो उनका डिवीजन ऑफ वर्क था, डिवीजन ऑफ वर्क था वो भी प्रॉपर नहीं होता था। किसको कितना काम देना है, किसको कहाँ पे रखना है, इतना इन सब चीज़ों में भी उनका बहुत ही ज़्यादा लैक हो रहा था। placement of workers without consideration of their ability, very important defect of management, which that F.W. Taylor had seen. What most of the workers are doing their activity, but the placement of those workers are not according to their skills. वो skills के अकॉर्डिंग, जैसे अगर मुझे अच्छे से खाना बनाना आता है लेकिन मुझे कौन सा वर्क दे दिया गया है कि जाओ तुम मशीन बनाओ, है ना, rather than giving me work in the kitchen, what in which work they have sent to me to make machine. So in such cases what will happen, definitely the output will decrease. तो ये जो प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स था वो भी इसको प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता था। नेक्स्ट इज टाइम एंड मोशन स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी डन बाय F.W. Taylor. In this study, what he studied the how long a man or a machine can perform a given task in a specified process using specified material and methods. उन्होंने ये चेक किया कि इंसान और मशीन जो है किसी भी कार्य को, किसी भी एक पर्टिकुलर कार्य को अगर उनके पास एक पर्टिकुलर मटेरियल दे दिया जाता है तो उसको किस प्रकार से करते हैं, उनको कितना टाइम लगता है और उनका प्रोसीजरल क्या है, प्रोसीजर
क्या है, इन सब चीज़ों को भी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बहुत ही कीनली ऑब्जर्व किया. विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच ही कैलकुलेटेड ईच एंड एवरी टाइम फॉर एवरी वर्क, ताकि उनको एक स्टैंडर्डाइज टर्म मिल जाए कि यस, फॉर कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर वर्क इट रिक्वायर्स दिस मच टाइम. तो उनके लिए एक एक वर्क को स्टैंडर्डाइज करना, वो भी साइंटिफिक मैनर में, वो उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे. टाइम एंड मोशन स्टडी. देन as we have seen, it is the most important paperwork of F.W. Taylor, that is the principle of scientific management. In his paper, he discussed about the four basic principle of scientific management. In his principle, what are these principle? True science, the development of true science. True science is very much important for the scientific management. Then scientific selection of the worker. Scientific selection of the worker means according to their ability, according to their skill, according to their knowledge, they have to give the post, or they have to give the what, उनको भर्ती दिया जाए एक किसके हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से. देन द थर्ड वन इज साइंटिफिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कमैन. Education is very much important. And which kind of education? Scientific education, skill based education, knowledge based education in a systematic manner is very very important for the workers, for the maximum output of the organization. Then intimate and friendly cooperation. Cooperation is very important between the workers and the employers, and the workers and the management, for the maximum output of the industry or organization. Division of work and responsibility. Taylor scientific in management assumes equal responsibility between the management and the worker. जो F.W. टेलर थे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते थे किस पे? डिवीज़न ऑफ वर्क. डिवीज़न ऑफ वर्क पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते थे कि जो वर्क हो वो डिस्ट्रीब्यूट हो इन ए प्रॉपर मैनर. जितना वर्कर काम कर रहा है उतना अगर मैनेजर भी काम करेगा तो वर्कर जो होगा वो क्या सोचेगा कि यस, ही विल थिंक मोटिवेटेड हिमसेल्फ, एंड डेफिनेटली ये हेल्प करेगा उसके आउटपुट के, ऑर्गेनाइजेशन को आउटपुट को बढ़ाने के लिए. देन ही गिव द डिफरेंट फिलोसफी ऑफ दिस प्रिंसिपल, लाइक साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. किसको फॉलो करना है? साइंस को फॉलो करना है, नॉट द रूल ऑफ थंब. लाइक अगर मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग कि यस वी आर डूइंग दिस थिंग्स इन ए सेम मैनर फ्रॉम लास्ट सेवरल ईयर, नहीं, ऐसा नहीं. अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू द स्किल, अकॉर्डिंग टू लॉजिक, कैसे काम को करना है, इस पर भी वो F.W. टेलर फोकस करते हैं. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. किसी भी कार्य को हार्मनी से, विथ हार्मोनी कंप्लीट करना है. Cooperation, not individualism. So he preferred cooperation, not individual work करने से maximum output they will not reach. The achievement, the organization will not achieve their goal if they will do their work individually. For that cooperation is very very important. Then he said about the maximum output in place of restricted output. Maximum output gain करना है from the organization. maximum output किस तरीके से maximum output gain कर सकते हैं? maximum output तभी gain कर पाएंगे जब हमको साइंटिफिकली किसी भी पर्सन का, किसी भी मशीन का, हमको क्या, मोशन एंड टाइम स्टडी जो किया था, मोशन एंड टाइम स्टडी जब F.W. टेलर ने किया था तो उन्होंने ये कैलकुलेट कर लिया था कि वन पर्सन और ह्यूमन कैन डू हाउ मच वर्क एंड दे कैन अचीव हाउ मच आउटपुट. Then development of efficiency and prosperity. Development of efficiency and prosperity. Efficient बनाना है, efficient होना workers का is very very important. Functional foremanship. One more concept he introduced, that is functional foremanship. This functional foremanship, he divides the function into two. One is for planning function and one is execution function. Planning function and execution. In this planning function he said that four boss in planning function and in execution 4 boss. It means he gave the total 8 boss
कॉन्सेप्ट एड बॉस होना चाहिए, और उस एड बॉस में कैसे होना चाहिए, जो फोर बॉस हो वो प्लानिंग के लिए होना चाहिए, जो कि केवल प्लानिंग के बारे में ही सोचे, प्लानिंग के बारे में ही काम करे। एंड फोर बॉस जो होंगे वो एग्जीक्यूशन, जो भी प्लान किया गया है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो अदर फोर बॉस जो हैं वो देखेंगे। फॉर दैट बोथ देयर they will not collide with their थिंकिंग विल नॉट कोलाइड विथ ईच अदर, नॉट ओवरलैप विच इधर है ना, विथ ईच अदर, ताकि वो अच्छे से काम हो सके। प्लानिंग वाला प्लानिंग को देखे ताकि उनको अच्छे से प्लान बनाना आ जाए, एग्जीक्यूशन वाला जो होगा एग्जीक्यूशन वाले को अच्छे से कर पाए। mental revolution, then he gave one more concept of mental revolution. mental revolution in the sense क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दैट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इज वेरी वेरी कॉमन, कि कुछ ना कुछ तो थोड़ा ना थोड़ा तो उनके बीच में मतभेद होता ही है, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में। तो इसको कैसे कम करना है, कैसे कम करना है, इसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, दैट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। इट इज वेरी, एंड मेंटल रिवॉल्यूशन विल नॉट कम ओनली बाय द चेंज फ्रॉम वन साइड। लाइक अगर वर्कर्स को बस बोला जाएगा कि नहीं वर्कर्स तुम अपना दिमाग सही करो, तुमको सही से अपने बॉस के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ सही से तुमको रहना चाहिए, ऐसा बोलने से मेंटल रिवॉल्यूशन नहीं आएगा। मेंटल रिवॉल्यूशन विल कम ओनली when they both side, from the both side, like worker side will also cooperate and managers side will also cooperate. If both will cooperate with each other, definitely the output will come in a maximum extent. Then so in mental revolution both workers and employees should cooperate. अगर दोनों कॉपरेट करेंगे तभी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। एंड इन दिस इज ऑल अबाउट द एफ.डब्ल्यू. टेलर scientific management theory. Then so many different criticism on his management theory, on his scientific management theory. First criticism from which side, trade unions and organized labor. ट्रेड यूनियंस एंड ऑर्गेनाइज्ड लेबर जो थे वो यूनियन थे जो कि जैसे कभी वर्कर्स के लिए वो आवाज उठाने वाले, दे जनरली रेज द वॉइस फॉर द वर्कर्स बेनिफिट। लेकिन इस साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के कारण क्या हुआ कि जनरली जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे वो किसको बढ़ावा देते थे, अगर वर्कर ज़्यादा काम कर रहा है तो वी हैव टू गिव द इंसेंटिव्स। अगर इंसेंटिव्स दिया जाए तो डेफिनेटली वर्कर जो होंगे वो खुश होंगे, उनको लगेगा कि हमने जितना काम किया उसका हमें उतना ही वेज मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयर होगा और वर्कर्स होंगे उनके बीच में वेरी लेस कॉन्फ्लिक्ट होगा, और जब लेस कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ट्रेड यूनियंस जो होगा उनका काम जो होगा वो तो आएगा ही नहीं। तो इससे ट्रेड यूनियंस को ये डर लगने लग गया कि हमारी तो वैल्यू कम हो जाएगी, हमारा तो काम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर के वो उनके खिलाफ थे, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट इज मैनेजर्स। मैनेजर्स भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्यों? क्योंकि मैनेजर्स जो क्या थे, जनरली दे गॉट प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीनियरिटी। बट जो एफ.डब्ल्यू. टेलर की जो थ्योरी थी इसके अकॉर्डिंग ओनली दोज पर्सन विल गेट द प्रमोशन हु हैव स्किल, जिनके पास नॉलेज हो, प्रॉपर नॉलेज हो, प्रॉपर स्किल हो उस कार्य के लिए, उसी को उस पोस्ट में उनको रिक्रूट करना है। लेकिन यहाँ के ज़्यादा मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स कैसे थे, वो अनक्वालिफाइड होते थे। तो उनको ये लगा कि बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी, बिकॉज ऑफ दिस साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, उनका जो होगा उनका प्रमोशन नहीं होगा, उनका काम नहीं चलेगा, इसीलिए वो इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म फ्रॉम द विच साइड, ह्यूमन रिलेशन थ्योरिस्ट एंड बिहेवियरिस्ट लाइक एल्टन मेयो इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, जो टेलर ने जो भी कहा है, वो एक प्रकार से वो इंसानों को इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते थे। वो इंसानों को कैसे ट्रीट कर रहे थे, एज ए मशीन ट्रीट कर रहे थे। ही इज लाइक कैलकुलेटिंग द मोशन एंड टाइम फॉर एवरी वर्क,
तो इससे क्या होगा कि अगर ऐसा होने लग जाएगा तो इंसान के अंदर का इमोशंस जो होंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे और उनका मतलब एक ह्यूमैनिटी जो होगी वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में सही से क्लियर नहीं दिखती थी। इसीलिए ह्यूमन रिलेशन थ्योरिस्ट जो थे इसके खिलाफ थे। On the basis of what we have discussed in our previous slide, I framed some questions, and these questions are very very important in exam point of view and also for common knowledge. So what we have discussed, who is known as the father of scientific management? Very very easy question. The father of scientific management is F.W. Taylor. F.W. Taylor. Name the 4 paper work of F.W. Taylor. I have already discussed about this 4 paper in my second slide. तो आपको ये स्लाइड अच्छे से पूरा का पूरा वीडियो फिर से अच्छे से देखना है अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो, क्योंकि अगर आपने इतना कर लिया F.W. टेलर के लिए, F.W. टेलर ने जो जो दिया था आपने ये वीडियो अगर अच्छे से देख लिया और अच्छे से रिवाइज कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको आउट ऑफ 10 आप किसी भी एग्जाम में 8 क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेपर ऑफ F.W. टेलर डिस्कस्ड अबाउट वेज पेमेंट ऑफ वर्कर? आउट ऑफ 4 पेपर इन विच पेपर ही डिस्कस्ड अबाउट द वेज पेमेंट, की वेजेस कितना पेमेंट मिलना चाहिए वर्कर्स को, किस पेपर में बताया गया था? सो एज वी नो इन विच पेपर, द व्हाट पीस ऑफ रेट। Then, in which year his famous paper Principle of Scientific Management published? It is the most important work of the F.W. Taylor. तो आपको ये बताना है कि किस ईयर में ये पेपर जो है उन्होंने पब्लिश किया था। Which kind of study F.W. Taylor performed to find out right ways to perform task with the help of stopwatch? With the help of stopwatch उन्होंने कौन सा स्टडी किया था? मोशन एंड टाइम स्टडी। तो आपको ये, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आपको फिर से एक बार वीडियो को देखना है, आराम से देखना है और कंप्लीट नॉलेज लेना है। F.W. Taylor categorized functional foremanship bosses in which 2 कैटेगरी? किस किस 2 कैटेगरी में उन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप के बॉसेस को रखा था और कितने बॉसेस का उन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप में कितने बॉसेस का उन्होंने जिक्र किया था? Next question is which of the following section not involved in criticism of Taylorism theory? किस इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से किस सेक्शन ने जो टेलरिज्म की थ्योरी थी उसको क्रिटिसाइज नहीं किया था? मैनेजर, ट्रेड यूनियंस, वर्कर्स, ह्यूमन रिलेशन। ये जवाब आपको देना है इन द कमेंट बॉक्स। यू कैन ऑल्सो गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टिल देन हैव ए नाइस डे।